नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने खड़ा है। वो चुनौती है भारत की लगातार तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया और जनसंख्या पर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके मुताबिक 2030 तक हमारी जनसंख्या 1.5 अरब हो जाएगी। जनसंख्या विस्फोट की वजह से ही आज भारत में 21% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अनियंत्रित जनसंख्या और तेजी से प्राकृतिक संसाधनों की खपत अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आई हैं। जनसंख्या के मामले में अभी चीन हमसे आगे है, लेकिन चीन ने प्रभावी कानून के जरिए अपनी जनसंख्या पर काबू पा लिया। तो क्या भारत को भी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई रेगुलेशन लाना चाहिए या फिर जनता को खुद इस दिशा में जरूरी कदम उठाना चाहिए? शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के जरिए क्या आबादी की चुनौती से निपटा जा सकता है या सरकार अब सख्त कदम उठाए? ये वक्त की मांग है। यही समझने की कोशिश करते हैं। आज देश देशांतर में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। उनसे सबसे पहले आपको मिलवा दूं। प्रसन्ना कुमार होता हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रोफेसर राजीव शर्मा है हमारे साथ, जो पूर्व वरिष्ठ सलाहकार हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज इग्नू के। और पैनल में हमारे साथ यहाँ राजीव दास गुप्ता हैं, प्रोफेसर सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ सोशल साइंसेज जेएनयू से। और स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसके सिंह, प्रोफेसर गणितीय जनसांख्यिकी और सांख्यिकी विभाग से। तो आंकड़ों के लिहाज से भी क्या स्थिति है भारत की, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा की हम शुरुआत करें। सबसे पहले प्रसन्ना, आपके पास हम आना चाहेंगे। जो ये प्रोजेक्शन दिया गया है यूएन की तरफ से, उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या बीच में कुछ वर्कआउट हो सकता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हम मान के चलें कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि चीन को हम पीछे छोड़ देंगे? देखिए, मैं पहले जब हेल्थ में पोस्टिंग हुआ था, मुझे ऑल्टरनेटिव्स था क्योंकि मैं टॉपर ऑफ द बैच था, लेकिन मैं जानबूझ के वहाँ गया कि वो पॉपुलेशन वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन आपको आज मैं बोल रहा हूँ इतने साल के बाद कि पॉपुलेशन शुड बी सीन एज एन एसेट रादर देन ए थ्रेट। कोई भय का बात नहीं है। पॉपुलेशन को, अगर आपका जो पॉपुलेशन है 25% ऑफ द यंग ऑफ द वर्ल्ड आर हियर, अगर हम उनको ठीक से तालीम दे पाए, उनको स्वास्थ्य सामाजिक सेवा वगैरह शिक्षा दे सकते हैं, तो ये हमारे कंट्री के लिए एसेट होंगे। इंडिया का काफ़ी सारे फॉरेन अर्निंग्स इज थ्रू qualified Indians going abroad, even semi-qualified Indians going to South, Middle East, etc. etc. ये ट्रेंड चलता रहेगा जी। इसका मतलब थोड़े है नहीं है कि हम पॉपुलेशन को, लोगों को अपने इच्छा से अपना फैमिली का संख्या ठीक से रखने का साधन हम लोग को देना पड़ेगा। छोटी परिवार सुखी परिवार या भारत को कोई भय है या चीन को क्रॉस कर जाएंगे, ये सब रॉन्ग स्लोगन है मेरे हिसाब में। जी जी। हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि 10 लाख आशा है गांव-गांव में। हम लोगों को अगर इज्जत के साथ स्टैंडर्ड सर्विस एट स्टैंडर्ड कॉस्ट दे पाएंगे, एमबीबीएस डॉक्टर्स को एक्टिवेट कर पाएंगे और लोगों के पास इज्जत से फैमिली प्लानिंग सेवा, वेरियस प्रोडक्ट्स पहुंचा पाएंगे। चाइना में पहले काफ़ी एम्फेसिस था ऑन जो ट्यूबोक्टमी, अभी वहाँ वैसेक्टमी थोड़ा इम्प्रूव किया है और सब वो कॉपर टी वो हो गया है ज़्यादा। सो टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव्ड। इन इंडिया वी डिड नॉट कंपेल पीपल टू अंडरगो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। ये जो कैंप अप्रोच है स्टेट गवर्नमेंट लोग करते हैं, बरामदा में लेटा के लोगों को इज्जत नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, ये जरूरत नहीं। हम लोग को हॉस्पिटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करना पड़ेगा। आप एम्स खोल दिए हर स्टेट के हेडक्वार्टर्स में जी। उसके नीचे आपको 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 100 ब्लॉक हॉस्पिटल करना पड़ेगा। सब ई प्लेटफॉर्म में चलेंगे और एमबीबीएस डॉक्टर को यूटिलाइज कीजिए, उनको ये सब काम में इन्वॉल्व कीजिए। वो जो स्पेशलिस्ट
ड्रिवन मेडिकल एजुकेशन है उसको हम लोग को वो रिलुक करना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत अहम बातें आपने रखी हैं कि करने की क्या जरूरत है। जी राजवीर जी, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? जो स्थिति है वो क्या बहुत चिंता वाली नहीं है अभी? मुझे लगता है कि प्रसन्ना साहब अपने वक्तव्य में दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं जी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट है। कई लोगों का ये विचार था और आज भी हो सकता है कि जो हाथ, हम जितने हाथ होंगे उतना ही काम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि जो जनसंख्या है उसको हमें एम्स में सुविधा देने की ज़रूरत है, उसमें हमें शिक्षा में सुविधा देने की ज़रूरत है, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत है, उसमें हमें मकान देने की ज़रूरत है, उसमें हमें पानी देने की ज़रूरत है, उसमें हमें सड़क देने की ज़रूरत है। मुझे बताइए कि देश के पास संसाधन डिप्लीट हो रहे हैं, बिल्कुल संसाधन घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये जो बातें वो कह रहे हैं कि ये बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देश हर व्यक्ति को कैसे उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और देश के घटते हुए या जो डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हैं उन पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, उनमें कहीं ना कहीं असंतुलन है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर कम से कम स्टेबल हो, स्थायी जनसंख्या बने, ताकि जो हमारे संसाधन हैं उनका सही वितरण होकर के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, लोगों के जीवन की दशाएं सुधरे। यानी हमें संसाधनों की ओर ध्यान देना होगा कि संसाधन हमारे पास हमको न केवल संसाधनों का, न केवल संसाधनों का, बल्कि अगर आप देखें तो कुछ और चुनौतियां आ रही हैं। कुछ जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो पैदा हो रहे हैं, इंटर स्टेट इम्बैलेंसेस पैदा हो रहे हैं, इंट्रा स्टेट इम्बैलेंसेस पैदा हो रहे हैं। एक ही राज्य में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप अगर देखें तो 2011 का सेंसस आपको ये बता देगा कि एक ही राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जनसंख्या अलग अलग है और इसलिए उनके जो क्षेत्रीय असंतुलन है, खुद एक राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय असंतुलन है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, सोर्सेज पर क्लेम है, सोर्सेज लिमिटेड हैं, एक तो ये उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं। और जो इम्बैलेंसेस अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखें, असम का देखें, तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसेस। बिल्कुल। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है। उनका कहना है कि ये ना हो कि जिस तरह से उत्तर और मध्य भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो उन्हें जो है वो ग्रांट्स या अलाउंसेस ज़्यादा मिले उनके ये भी एक समस्या है, फेडरल रिसोर्सेज की समस्या। राजीव जी, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे कि जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं वो दरअसल बहुत बड़ी हैं। रिसोर्सेज के तौर पे पॉपुलेशन को का इस्तेमाल करना ये तो एक चुनौती है, लेकिन दिक्कतें क्या हो रही हैं जब आप एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं? हालांकि विस्फोट बहुत पहले हो चुका भारत में जनसंख्या का, लेकिन अभी क्या समस्या फौरी तौर पे नज़र आ रही है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों की खपत को लेकर हो या फिर हर तरह से? आपने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसमें दो बातें हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है ये कोई नई बात नहीं है। जो नई बात, क्योंकि यूएन रिपोर्ट की आपने बात की, जिक्र की उसकी जी। अगर यूएन रिपोर्ट देखें और सेंसस देखें तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, यानी जो वृद्धि का दर है, वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जिससे ये निष्कर्ष होता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर रही है या नहीं, वो भारत की 24 राज्यों में स्टेबलाइजेशन लेवल पे है जी। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि शिशु मृत्यु दर में वहाँ भी काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है। ये पॉजिटिव इश्यूज़ हैं। जो चैलेंज है वो चैलेंज है बढ़ती पॉपुलेशन की, पर खासकर जो यंगर पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। होता साहब ने ये बात करी कि पॉपुलेशन एज एन एसेट, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहती है जी जी। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो, जहाँ तक भारत का सवाल है, वो 2011 से डिविडेंड शुरू हुआ है, यानी यंगर पॉपुलेशन है उसकी बढ़ोतरी शुरू हुई है जी। ये 2031 में पीक करेगी और 2051 तक ये रिग्रेस करना शुरू करेगा। यानी अगला जो 30 साल है, ये 30 साल यंगर पॉपुलेशन को कैसे हम केटर करेंगे, बनाए रखें, वो बड़ी चुनौती है, ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कोई चुनौती नहीं है। अभी समस्या है कि बुजुर्ग ज्यादा हैं, वही समस्या हमें भी होगी। क्योंकि ये समझना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लोइंग डाउन एंड इट इज स्लोइंग डाउन एट एन अप्रिशिएबल रेट, एंड
वो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यंगर पॉपुलेशन को केटर करने का जो चुनौती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो चाहे एजुकेशन हो, ये ज़्यादा चैलेंजेस हैं जी। और चीन में जितनी भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि यूएस से भी आगे निकल सकता है भारत। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो स्लोइंग डाउन है, वहाँ देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑफ इट इज़ स्लोइंग डाउन इंक्रीजिंगली फास्टर। तो भारत जब 1971 सेंसस में 2.2 जो बढ़ोतरी का रेट था, वो आज 1.2 है। जाहिर है अब चाइना के साथ कंपेयर करेंगे, चाइना इज 0.5। आप जापान देखेंगे इट इज़ -0.1, जहाँ पॉपुलेशन डिप्लीशन हो रहा है। बिल्कुल। सो ये इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एक चीज़ है जो एनीवेयर बिटवीन 2050 एंड 2070 के किसी समय आएगी जी। और एंड ऑफ दिस सेंचुरी तक ये धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीजिंग स्टेज पे जाएगा, पर वो बहुत लंबी बात है, उस पर हम क्या फोरकास्ट लेकिन हमें करेंगे। शायद जो उस दिशा में एक कदम है वो अभी उठाना चाहिए। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे इस मैं विषय इतना में? कहना चाह रहा था कि राजीव जी का कहना तो सही है, लेकिन इसमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि चीन को अगर हम देखें, जिनके आंकड़े अभी राजीव जी दे रहे थे कि वहाँ 0.5 रेट ऑफ ग्रोथ है, इफ़ आई हैव हर्ड हिम करेक्टली, तो ये भी सही है कि चाइना हैज़ गॉन मच अबव अस in so far as economic development is concerned or the resource distribution is concerned, and therefore if India wants to progress faster, then it shall have to work कि वो जनसंख्या पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करे। जो आपने कहा कि 1.2% आजकल रेट ऑफ ग्रोथ है, वो अक्रॉस द नेशन सभी जिलों में नहीं है। अभी भी लगभग 78 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, इफ़ आई एम करेक्ट, जहाँ पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 3 और 4 के बीच में है, विच मीन्स कि जनसंख्या उन डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा क्या है कि अगर हम ये पानी, बिजली, सड़क और रोज़गार, इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो कैसे आएंगे? जब तक कि हमारी जो जनसंख्या है उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगेगा, उस पर कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो कहाँ से हम ये रिसोर्सेज लाएंगे? अगर मान लीजिए कि रिसोर्सेज की ग्रोथ तो हो रही है 5% और हाइपोथेटिकली जनसंख्या बढ़ रही है 8%, तो 3% का तो गैप रह गया ना। बिल्कुल जी। चलिए प्रसन्ना जी से इस पर हम रिएक्शन लेते हैं। प्रसन्ना जी, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर हमने 70 के दशक मैं से आपसे ये कहूँगा जी, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब हमने दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हेलो जी, बताएं। बोलिए जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि कोई कंपल्सन कंपल्सन ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट हार्टनिंग फीचर इज मोस्ट मुस्लिम गर्ल्स हैव स्टार्टेड एनरोलिंग इन स्कूल्स। वुमेन एजुकेशन इज ए बिग एंटीडोट टू पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड, आप रिसेंट स्टडीज देखे होंगे कि एज ऑफ मैरिज जो वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह में था, आंध्रा में, वो काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। एज ऑफ मैरिज हैज़ गॉन अप। So these two factors we want to predict. We want our population experts. We want to predict, but people are better experts. Let us concentrate on providing them quality family planning service. ये जो आप एम्स किए हैं हर राज्य में, MBBS डॉक्टर को जब तक आप ठीक से ये आधा अधूरा चीज़ नहीं है। पॉपुलेशन क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ है? क्योंकि इट्स एन हेल्थ इश्यू। तो अगर आप MBBS डॉक्टर को ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे, उनको इज्जत दे पाएंगे, उनको रोल दे पाएंगे, ये स्पेशलिस्ट ड्रिवन चीज़ में उनको डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन दीजिए, जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस करेंगे, उनको डिग्री इन फैमिली मेडिसिन दीजिए, तो वो इंटीरियर एरिया को जाके काम करेंगे। नहीं तो वो यही गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई इसमें भटकते रहेंगे, किसी भी तरह कहीं स्पेशलिस्ट का जॉब मतलब सीट मिल जाए। सीट मिलता नहीं, 50% ही मिलेगा। पॉलिसीज की जरूरत है और वो बनाए भी गए हैं, लागू भी किए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि 70 के दशक से हमने कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए, हम दो हमारे दो का नारा बुलंद किया गया, लेकिन अगर अभी तक ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज की ज़रूरत देश को है? बिल्कुल नहीं, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। इंडिया ऐसा गणतंत्र है जहां
हर एक लॉ का दुरुपयोग होगा। आप सर्विस नहीं दे के आप लोगों को कंपलसरी काम करवाएंगे। आपके पास है साधन, अगर लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने डॉक्टर्स, इतने प्रोसीजर्स के लिए है साधन। मैं आपको बताया ना कि लेडीज आर द मेन होप्स। मुस्लिम गर्ल्स आर एनरोलिंग इन लार्ज नंबर, एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इज गोइंग अप। इस पर कंसंट्रेट कीजिए। ये जो कंट्रोल ये जो चीज है ना, ये शॉर्ट टर्म मतलब कोई पॉलिटिशियन कह सकता है, अगर करेगा उसको काउंटर ब्लास्ट होगा। जी, आप लोगों के इस पे क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है कि दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अभी 2 दिन पहले शायद एक पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 प्राइवेट मेंबर्स बिल डॉक्टर राकेश सिन्हा ने पार्लियामेंट में पेश किया है जी। और उसके पीछे मकसद ये है कि आप जो अवेयरनेस जनरेशन करनी है उसको करते रहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मेरी बात हुई थी उनसे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें एक काउंसलिंग सेंटर और एक मैटरनिटी वार्ड भी होना चाहिए, जिसमें जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो जाएं तो उनका लगातार चेकअप भी हो और साथ में उनकी काउंसलिंग भी हो कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको इंसेंटिव्स हैं, क्या क्या डिसइंसेंटिव्स हैं। मुझे लगता है कि जैसा आपने सही कहा कि हमने बड़े दिनों तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए। कैंपेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमने कैंपेन चलाए जिसमें हमारे दो का नारा भी चला। उसका असर भी हुआ, ऐसा नहीं कि असर नहीं हुआ। लेकिन ये जो बिल अभी उन्होंने पेश किया है उसके पीछे मकसद ये है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो शायद हम पॉपुलेशन को जल्दी स्टेबलाइज कर पाएंगे। एक तो ये हम कर पाएंगे कि जो अवेयरनेस जनरेशन है वो साथ में चले। उन्होंने ये पूरे बिल में कुछ सुझाव दिए हैं और वो सुझाव ये दिए हैं कि आप जो टेक्नोलॉजी है, जो गर्भ नियंत्रण की टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रयोग करें, पॉपुलराइज भी करें। लेकिन साथ में कुछ उन्होंने 16 इंसेंटिव्स भी दिए हैं और 3-4 उन्होंने डिसइंसेंटिव्स दिए हैं। मुझे लगता है कि उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो उन्होंने कहा है कि जो 2 चाइल्ड नॉर्म है चुने जाने के लिए, उस पर हमको विचार करना चाहिए कि क्या वो कारगर होगा इस मामले में। अगर वो होता है तो हमें उसको लागू करना चाहिए। यानी कि अगर आर्थिक प्रोत्साहन हम दें तो ये वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लोग उसे अपनाएंगे अगर आर्थिक प्रोत्साहन उन्हें मिले 2 बच्चे करने के लिए। एसके सिंह हमारे एसके सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसके सिंह, आप क्योंकि गणितीय जनसंख्या के जानकार हैं तो आपसे ये हम ज़रूर समझना चाहेंगे कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुए थे उसमें भी जनसंख्या को लेकर काफ़ी तथ्य दिए गए और समस्या किस तरह से चुनौती के तौर पर है देश के सामने, वो बातें भी रखी गई। उपाय क्या कुछ सुझाए गए हैं और क्या टारगेट सेट किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में? जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आई एम सॉरी, बीच में थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इन्होंने अरेंज किया फोनिक्स पे करने के लिए। जहाँ तक जनसंख्या वृद्धि का सवाल है और जनसंख्या स्थिरता का सवाल है, ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। एक बहुत अच्छी बात है, अभी हमसे पहले कोई हमारे पैनलिस्ट कलीग ये बता रहे थे कि जो हमारे दो का काफी फायदा कंट्री को हुआ है। हकीकत ये है कि इस समय इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2% हो गया है, जो कि काफी मार्जिन में आ गया है। अर्लियर 1.5, 1.6 पे स्ट्रगल कर रहे थे। हकीकत ये है कि हमारा जो हम रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, होता साहब ने ही उसको NFHS 3 को लीड किया था पूरी कंट्री में। NFHS 4 के रिजल्ट के अनुसार हमारी कंट्री में ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल सिचुएशन हम अचीव कर चुके हैं। हमारा 15-16 में TFR 2.2 था। हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आज 2018-19 बेसिकली मिडिल ऑफ 19 में हम डेफिनेटली पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को अचीव कर लिए। जहां तक इसके इम्प्लीकेशन और मेजर्स की बात आपने कहा, 2 चीजें हैं। हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड के फ्रूट्स हमें नहीं मिलने वाले हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरीके से बढ़ती रही तो डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक इंडिया के लिए जो बेनिफिशियल होने की बात की जा रही है उसमें काफी दिक्कत आने वाली है। सेकेंड इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन इसका ये है कि हमारी करीब 105 मिलियन पॉपुलेशन 60+ हो गई है। अब पॉपुलेशन एजिंग को ध्यान में रखते हुए हमने क्वालिटी ऑफ हेल्थ की बात किया।
प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को हमें काफी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जी। और जहां तक मेजर्स की आपने एक बात किया, क्या मेजर्स हो सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए? अभी जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो पॉपुलेशन मोमेंटम के चलते बढ़ रही है। चाहे कोई 2 चाइल्ड नॉर्म की बात कर ले या कोई डिसइंसेंटिव्स की बात कर ले, हम में से कोई भी ये नहीं सजेस्ट करेगा कि यंग बच्चे जो मैरिजेबल एज में इंटर कर रहे हैं उनकी मैरिज को केवल डिले कर सकते हैं। अदरवाइज जो 358 मिलियन हमारी कोहॉर्ट है, यंगर कोहॉर्ट, जो कि आगे मैरिज में इंटर करने जा रही है, फैमिली बिल्डिंग प्रोसेस में इंटर करने जा रहे हैं, और उनके लिए हमारे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रह गई। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो पिछले भी डिबेट में मैंने ये बताया था कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होने के बावजूद भी काफी हेट्रोजीनियस है। हमारे मोस्ट रिसेंट NFHS 4 के डेटा के अनुसार अगर इंडिया के सारी पॉपुलेशन को, सारे हाउस होल्ड को 5 क्विंटाइल में डिवाइड किया जाए तो लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है वहां पर TFR हमारी 3.2 पर चिल्ड्रन पर वीमेन आती है, जबकि रिचेस्ट क्विंटाइल में वो घट के 1.5 हो जा रही है। ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी इम्प्लिसिट हेट्रोजिनिटी, चाहे हेट्रोजिनिटी कास्ट वाइज हो, क्लास वाइज हो, पॉवर्टी वाइज हो, और अदर फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, these are going to be our major challenge in population control program and social health and well-being of people. चलिए, कई आपने आंकड़ों के लिहाज से तथ्य सामने रखे हैं, उसी पर जल्दी से मैं राजीव जी आपसे जानना चाहूंगी कि लॉस की क्या ज़रूरत हमें है या नहीं है। इन आंकड़ों की हम बात सुने, आर्थिक सर्वेक्षण के अगर तथ्य हम सामने देखें तो क्या लग रहा है सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम से ही? मैं 3 इश्यूज पर ध्यान देना चाह रहा हूँ जी। पहली बात है, इंडिया के जो 3 लोएस्ट TFR स्टेट्स हैं वो देखें, वो है सिक्किम, केरला, पंजाब। ये देखना चाहिए कि वहाँ रीजंस ऑफ सक्सेस क्या है। हो सकता है उससे हमारी कुछ लेसन्स हों, क्योंकि वो भी भारत के ही देश हैं। जी। दूसरी बात है कि विमेंस एजुकेशन पे सबने बात करी है, जो बात नहीं होती है विमेंस एम्प्लॉयमेंट, और ये साफ तौर पर जाहिर है कि विमेंस एजुकेशन एंड विमेंस एम्प्लॉयमेंट दोनों का बहुत बड़ा संबंध है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के साथ। जी। एम्प्लॉयमेंट डेटा को लेके बहुत सारे वितर्क हैं, लेकिन एक बात पे कोई वितर्क नहीं है कि विमेंस एम्प्लॉयमेंट हैज़ डेफिनेटली स्लोड डाउन। उस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। तीसरी बात यह है, जहाँ तक डिसइंसेंटिव्स या लीगल रिस्ट्रिक्शंस का सवाल है, अगर पिछले 50 साल में स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन देखें, स्लोइंग डाउन सबसे स्लो हो गया था, यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्लोइंग डाउन पर हुआ था, जो 71-81 सेंसस है, जहां इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है ऑफ कोअर्शन एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ये चीज़ें, ये बातें हम ध्यान पे रखें। और क्रियान्वयन भी आप कैसे करेंगे? अगर कोई 2 बच्चे के नॉर्म्स को नहीं पूरा करता है तो किस तरह से आप इस कानून को लागू करेंगे? ये चैलेंजेस ज़रूर ये सरकार का काम है। अगर सरकार ये बिल लाती है या बिल पार्लियामेंट में पास होती है तो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो दायित्व है वो सरकार का है। जी। लेकिन वेदर इट इज़ एट ऑल डिज़ायरेबल, यही सवाल होता साहब ने उठाया, यही सवाल IAPS के जो एक्सपर्ट है उन्होंने उठाया। SK सिंह जी, जल्दी से एक आपका रिएक्शन हम चाहेंगे इस पर। क्या आपको भी लगता है कि लॉज की ज़रूरत है इस पर? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। हमारे कंट्री की पीपल अवेयर हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेट में पॉलिटिशियंस ये कहना शुरू कर दिए हैं कि हमें अपनी पॉपुलेशन ज्यादा कम नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज पार्लियामेंट्री सीट्स का एलोकेशन जो अभी तक हमारे पुराने सेंसस के अनुसार है, फ्यूचर में उसको दिक्कत किया जा सकता है। जो भी पॉलिटिकल रीजन हो, सोशल रीजन हो, हमारे समझ से किसी लॉ की जरूरत नहीं है। सर ने बताया, राजीव साहब ने, कि वीमेंस एम्पावरमेंट पे हमें फोकस करना है, वीमेंस एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना है, और इम्प्लिसिट हेट्रोजिनिटी हमारे पॉपुलेशन ग्रुप की है, उसको मिनिमाइज करना है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना है।
वी आर कॉलिंग इट रीपोजिशनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक और इसमें अहम बिंदु है जिसपे आप लोगों का एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी कि एक कहीं मैं पढ़ रही थी कि बच्चियों का जन्म भी ज़्यादा हुआ है क्योंकि बेटों की चाह में भी ज़्यादा बच्चे हमारे देश में होते हैं। अगर उस पर भी जागरूकता पे काम किया जाए या कोई एक पॉलिसी ऐसे डेवलप किया जाए, मैं चाहूँगी राजवीर जी आप इस पर जल्दी से प्रकाश डालें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ के जो एक पुरानी सांस्कृतिक एक सोच है कि बेटा वंश चलाता है और बेटा वंश चलाता है तो माने जब तक बेटा नहीं होता तो और बेटियां होती हैं तो वो बच्चे पैदा करते चले जाते हैं जी। इस पर कहीं ना कहीं हमको मानसिक सोच बदलने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ ही मैं कहूँगा कि इन सब सुझावों के बावजूद जो आज हमारे सामने पैनलिस्ट ने दिए हैं ये सुझाव कोई नए नहीं हैं, ये सुझाव बहुत पुराने समय से आ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है और इसी वजह से जो यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो है 2050 तक हम शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट हो जाएंगे और उसकी अपनी चुनौतियां होंगी। हमारे यहाँ वो चुनौतियां जो इम्बैलेंसेस की भी होंगी और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको लाने की भी होंगी। और मुझे लगता है कि चूंकि इस बिल में एक सनसेट क्लॉज है, सनसेट क्लॉज ये है कि फ्रॉम वन सेंसस टू अनदर सेंसस और उस जब वो दूसरा सेंसस होगा तो उस समय वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सरकार चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकती है, सरकार ना चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। प्रसन्न जी आप क्या और कहेंगे? एक जरूरत है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी जो पॉपुलेशन की होनी चाहिए। प्रसन्ना जी एक क्विक रिएक्शन आपसे भी हम चाहेंगे कि आपको लगता है कि कुछ अगर जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए? मैं कहूँगा हाँ नहीं जी ऐसा नहीं, एक्चुअली प्रोत्साहन ये सब जरूरत नहीं। राइट टू हेल्थ मुश्किल है पूरा क्योंकि इतना साधन है। कम से कम राइट टू फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स ये एक राइट पास हो जाए पार्लियामेंट में वो ही काफ़ी है। फ्री पड़ते हैं सर वो अगर लोगों को सेवा मिलेगा लोग अपने आप कर लेंगे। मैं इस सेक्टर में 14 साल कंटिन्यूसली काम किया हूँ और ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी घटा है, मुझे नाइटहुड भी मिला है काम करके, ये सब का बेसिस ये है कि लोगों को सेवा चाहिए, एफिशिएंट सेवा। चलिए यानी अगर स्वास्थ्य सेवा हम ज़्यादा सशक्त बनाएं, बेहतर बनाएं, हर आमजन तक वो पहुंचे तो ये जो समस्या है उस पे हम निजात पा सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पूरा स्वास्थ्य सेवा हम नहीं कर पाते हैं, कम से कम फैमिली प्लानिंग सेवा तो दीजिए जी। चलिए यानी फैमिली प्लानिंग सेवा की ज़रूरत है और इसके अलावा आम लोगों में जागरूकता खुद से भी आने की ज़रूरत है। इसमें शहरी इलाके या हम कहें ग्रामीण इलाकों में फ़र्क करना सही नहीं होगा। पूरे देश में हर राज्य को ये ज़रूरी है कि वो लोगों तक इस बात को पहुंचाए कि कम बच्चे, 2 बच्चे होने के फ़ायदे क्या हैं और साथ ही अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें और जो प्राकृतिक का संसाधन है उसमें उसकी जो इस्तेमाल है वो सही हो। आज की चर्चा में हमने इन सभी बातों को समझा है और कानून की भी अगर ज़रूरत है तो वो किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो, ये तमाम बातें सरकार के लिए अहम हैं, चुनौतीपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कुछ और बेहतर पॉलिसीज़ इसमें हमें देखने को मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी अहम बातें देश देशांतर के इस अंक में जनसंख्या की चुनौती से जुड़ी हुई रखने के लिए। आज के अंक में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।